चलो ये है क्वेश्चन आ रहे हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 critical minerals that it has identified. And the third statement is the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for a certain critical minerals. कैसा लग रहा है क्वेश्चन? टफ है, इजी है, क्या है पहला इंप्रेशन? अरे वो सब छोड़ो, पर देख के कैसा लग रहा है? अगर तुम दे ही नहीं, ऑप्शन दे ही नहीं गए हो तो कैसा लग रहा है? टफ है फिर। अब देखो, लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया था तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत न्यूज में थी। ठीक है, जैसे ये इंडिया नया नया मेंबर बना था तो ये सबको ही आता था। ठीक है, अब जो दूसरी तीसरी स्टेटमेंट है, अब ये देखो, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है ना? आपको समझ आ रहा हो, पहली बार पढ़ने में थोड़ी लैंग्वेज किसी किसी को डिफिकल्ट लग सकती है ना? पर आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, इंडिया इज अ रिसोर्स कंट्री इन ऑल 30 critical minerals दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। तो ये गलत है, गलत है। आप इस यही एलिमिनेट कर रहे हो ना, सबके सब? तो क्यों कर रहे हो उसको एलिमिनेट पर? ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है। अभी तो हमने एक चीज देख ली ना कि सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट करते ही यहां से सेकंड गया, यहां से सेकंड गया, ये आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो किसी को ज्यादा आइडिया भी नहीं है तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज देखो यार, ऑल 30 critical minerals, अगर ऑल 30 critical minerals इंडिया के पास हैं तो इंडिया जो है इतनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्यों होगी हमारी? है ना, हम हमेशा सुनते हैं कि इंडिया यहां से इंपोर्ट कर रहा है, फोन के हमारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, बहुत चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो क्यों करते हैं अगर हमारे पास 30 critical minerals होते ही होते? तो इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? सब पता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो नॉर्मली क्या होता है, ऑल करके उसने एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क दे दिया है कि सब कुछ होगा, ऐसा होता नहीं है। अब दूसरी बात, कोई कल पूछा था पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करते हैं, तो यार ये देखो कि अब जैसे अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर कोई इस साल प्रिपेयर कर रहा है, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको इस क्वेश्चन से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या होते हैं बताओ, गेस करो। नहीं नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स कैसे असाइन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स बताती है ना, कैसे, किस क्राइटेरिया पे क्रिटिकल मिनरल्स बताती है ये क्रिटिकल मिनरल है? क्या आप बताओ, सोनिया, सोनिया बताओ, किसी को पता है क्रिटिकल मिनरल कैसे असाइन करते हैं? हाँ, तो ये आपको चलो नहीं पता कोई बात नहीं, पर ऐसे एनालाइज होता है पीवाईक्यू। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा वैसा नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देखा, एलिमिनेट हो गया, आप आगे बढ़ गए। आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको देखना कि अच्छा यूपीएससी को क्रिटिकल मिनरल्स में इंटरेस्ट है, तो अब आपको क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बहुत चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। ठीक है, ये इस ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। हर कंट्री को क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, तो हमको जानना है क्रिटिकल मिनरल्स असाइन कैसे होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हर कंट्री के क्रिटिकल मिनरल्स सेम होंगे, क्यों? अरे तो उससे क्रिटिकल मिनरल्स का क्या मतलब है? हम्म, क्रिटिकल मिनरल्स दो चीजों पे डिफाइन होते हैं, देखो पढ़ा है आपने वैसे क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, ठीक है, एक होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एक होता है तुम्हारा दूसरा सप्लाई रिस्क। इस वजह से हर कंट्री के क्रिटिकल मिनरल्स अलग हो सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई मिनरल नहीं है तो हम उसको क्रिटिकल मिनरल्स में ही डालें। हो सकता है हमारी सप्लाई चेन तो समझते हैं ना सब, हो सकता है हमारी सप्लाई चेन उसकी इतनी स्ट्रांग हो कि हम कोई डाउट ही ना हो कि हम पे इसकी कोई दिक्कत आएगी, हमें कॉन्फिडेंस है, तो हम उसको क्रिटिकल मिनरल्स में नहीं डालेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब सबको पता है, जैसे आपने कहा सेमीकंडक्टर में यूज होता है, मैग्नेट्स में यूज होता है क्रिटिकल मिनरल्स का, है ना? और सप्लाई रिस्क का मतलब आप समझ रहे हो सब? सप्लाई रिस्क का मतलब ये होता है, आ रहा है ये मोक्ष तो आउट लग रहा है, आ रहा है सप्लाई रिस्क क्या होता है? सप्लाई रिस्क का मतलब होता है कि हमें इसकी सप्लाई में का डर है, कि सप्लाई में एक डर है कि सप्लाई इसकी हमेशा इंटैक्ट रहेगी नहीं रहेगी। ये सप्लाई रिस्क जो वर्ड है पहली बार कब सुना था आप लोगों ने? कुछ पहली बार कब सुना होगा आपने? कभी आइडिया आ रहा है क्यों इस पे इतनी अब वो दी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस शब्द को, सप्लाई रिस्क? जब, हाँ, नहीं वो सही है।
असल में जब कोरोना हुआ था ना, लॉकडाउन लग गया था हर जगह, तब सबको समझ आया कि सप्लाई रिस्क कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा सामान चाइना, देखो चाइना से ओरिजिनेट हुआ वायरस, ठीक है। अब वो सामान चाइना से जब आना बंद हुआ तो हम सबको समझ आया कि हमारी कितनी डिपेंडेंसी है चाइना पे। सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे यूरोप को, अमेरिका को, जापान को, इनको समझ आया कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है चाइना पे। तो इसलिए उन्होंने टर्म दिया था सप्लाई रिस्क, कि चाइना जब चाहे वो सप्लाई काट सकता है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि रिसेंटली जब ट्रम्प थे उन्होंने बहुत ट्रेड में टैरिफ्स लगाए, है ना, इंडिया पे 50% तक लगा दिया था, चाइना पे क्यों नहीं लगा पाए वो? क्या कारण था? हाँ, पर क्या सप्लाई रिस्क था? हाँ, चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, ठीक है। तो अब चाइना के पास एक लिवरेज था बहुत अच्छा, कि चाइना ने कहा अगर आप हम पे टैरिफ लगाते हो तो हम क्या करेंगे, हम इस पे टैरिफ लगा, हम आपको रॉ मटेरियल्स नहीं देंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिनरल्स नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये लीवरेज था, तो इसलिए सप्लाई रिस्क होता है। तो इसलिए हर कंट्री क्या करती है, अपने क्रिटिकल मिनरल्स बनाती है, ठीक है। तो पीवाईक्यू ऐसे एनालाइज करने हैं आपको। आपने क्रिटिकल मिनरल्स एक वर्ड पढ़ा पीवाईक्यू में, आपको समझ आया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अलग तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा आइडिया आ रहा है कैसे कैसे हमको पढ़ना है, इसकी और डिटेल में जाना है। ऐसे अब आपको एक बार रीड थ्रू करना है कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर जैसे मैंने पढ़ा, ये दो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स, और आपको करेक्ट या रॉन्ग करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज, एक और चीज होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट सुना है किसी ने? वो क्या होता है? हाँ, ठीक है, कॉस्टली होती है। तो वो क्या उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी से हमें मैटर नहीं है बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास, हमारे पास अवेलेबिलिटी उस की कम है, बस उनका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मुश्किल से आप क्या समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन? हाँ, कॉस्टली है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि बीच में न्यूज आई होगी कि लिथियम मिल गया हमको कश्मीर में, सुना था आपने कि कश्मीर में लिथियम मिला था बहुत ज्यादा, अंडरग्राउंड सर्वे किया था, बिहार में गोल्ड मिल गया था बहुत ज्यादा, है ना। तो मिलना ठीक है, बट जो उसको निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो भी फिजिबल होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक अंदर पड़ा है 100 रुपए का गोल्ड, ठीक है, 100 रुपए का गोल्ड अंदर पड़ा है और उसको निकालने में मेरा 120 रुपया निकल गया, तो क्या फायदा हुआ? उस मिनरल की इंपॉर्टेंस खत्म होगी ना फिर, क्योंकि हम लॉस में मिनरल निकाल रहे हैं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी चीज हमको समझनी है। तो ये देखो, ये दो तीन लिखो इन चीजों को, ठीक है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पे आपके पास नोट्स होने चाहिए थोड़े बहुत। क्या हो गया? अच्छा, पर आपके पास ये दो तीन इन पे नोट्स होने चाहिए। पीवाईक्यू पे नोट्स ऐसे बनते हैं, ठीक है, कि आप क्रिटिकल मिनरल्स देखोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, फिर उसके रेयर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। जो पीवाईक्यू में एक बार आ गया ना, वो आपको पता होना ही होना चाहिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, उसमें आएगा। अब ये एक्ट भी आपको पढ़ना है, एमएमडीआर, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत चीजें हैं इसमें, जैसे इसमें अभी क्वेश्चन क्या था, इंपावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। अब इसमें क्या है, बहुत सारे राइट्स हैं एक्ट के अंदर कि स्टेट कौन से ऑक्शन कर सकता है, स्टेट कौन सा लीज कर सकता है, सेंटर कौन सा लीज कर सकता है। तो इसका बॉक्स बना के आप पढ़ लेना, ठीक है, उसका नोट्स बनाओ। ये होता है पीवाईक्यू एनालिसिस, कि आपको जो पीवाईक्यू आया है वो आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे, और मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी ने एज इट इज पीवाईक्यू कॉपी करा है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो दो क्वेश्चन है 2025 के पेपर में जो पीवाईक्यू हैं, एज इट इज हैं, सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा, इस बार भी चिपका दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो ऐसा ना हो ना कि थोड़ा सा चेंज हो गया और आपको आ ही नहीं रहा है, आप बोलो मुश्किल क्वेश्चन है, पर यूपीएससी ने तो क्रिटिकल मिनरल्स पूछ दिया ना, तो इसलिए आपको ऐसे एनालाइज करना है, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है किसी को? और दूसरी बात ये, जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना है इंडिया कौन कौन सी पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा है। ये ज्वाइन कब करी थी इंडिया ने, आइडिया किसी को? 23 में। क्वेश्चन कब आया ये? 25 में आया। तो जो बोलते हैं ना करंट अफेयर, यूपीएससी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछती है, मतलब समझ आता है करंट और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में? कंटेम्प्रेरी मतलब पता है? सिर्फ करंट बेसिकली होता है, करंट इज 1 ईयर। आप 1 ईयर का सोचते हो ना करंट में, आप ये समझते हो करंट क्या है, 1 ईयर है। पर कंटेम्प्रेरी अफेयर जो होते हैं वो 5-6 साल के होते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी मतलब हो गया लास्ट 5 to 6 ईयर्स। अब ये बेसिक इतना फ्लूइड टर्म है, पर यूपीएससी 5 to 6 ईयर्स बैक की जो डेवलपमेंट है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब इसे हम करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, पर यूपीएससी 2-3 साल के पहले की न्यूज से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5-6 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाएंगे,
इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि हमें बेसिक अवेयरनेस रखनी है, इसलिए न्यूज़पेपर थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो न्यूज़पेपर मैंडेटरी नहीं है पेपर निकालने के लिए, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, पर न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। आप एक ही न्यूज़ बार बार देखते रहोगे तो आपको एक नो हाउ रहेगा कि अच्छा ये चीज न्यूज़ में चल रही है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। जिससे बढ़िया आप अगर इतनी मोटी मोटी कंपाइलेशन पढ़ोगे तो वो पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आया क्वेश्चन किसी को? आ गया ना सबको समझ? आपका नाम क्या? माही? आया माही समझ? ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखो, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। यस, क्या होता है बॉन्ड होल्डर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। सही है भाई? पक्का? पक्का? चलो फिर, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। सही है मोक्ष? पक्का? ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा भाई, चश्मा पहन के भी तेरे को छोटा करवाना है, ज्यादा दिख रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ देखो, टाइम लो पूरा आराम से। अरे सिंपल सा देखो, पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि सारी स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है। ये है, सही है गलत है ये बात? अब देखो यूपीएससी यहाँ पे सीसैट का भी टेस्ट दे रहा है ना, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, आपको पता होने के बाद भी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, आप डाउट कर रहे हो। अरे सर ये तो होगा, बाकियों को भी तो सेम लेवल पे आने दो, ठीक है। अब दूसरी है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2। तो अब यूपीएससी देखो, इससे हमको ये देखना है, देखो नॉलेज तो एक अलग चीज है, पर देखो पेपर कितना बड़ा बना दिया यूपीएससी ने। ये अगर खाली 1 2 3 करके हो जाता है, ओनली 1 ओनली 2 कुछ होता है, या फिर 1 2 3, तो यहां तक खत्म हो जाता है क्वेश्चन। अब आपको पढ़ना है इतना, है ना? तो अब पेपर में टाइमिंग भी बहुत इश्यू होता है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है प्रीलिम्स में, है ना? और हमें आउटसाइड में लगता है कि यार ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे छूट सकता है किसी का, पर ये देखो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कंसिडरेबली बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। मतलब अगर आप पढ़ के जाओगे, थोड़ा काम रहोगे तो ये हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर देखो कितना लंबा क्वेश्चन है। तो रीडिंग स्पीड भी अच्छी रखनी है पेपर में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहे और फिर लास्ट में, जैसे हमारे साथ बहुत बच्चों का हुआ था, क्वेश्चन पेपर ही छूट गया था। अब आपको आता है नहीं आता उसका मैटर ही नहीं करता ना, अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। तो रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है यार, अगर आपने कहा तीनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? रिगार्ड टू रिटर्न फ्रॉम कंपनी बॉन्ड होल्डर का रिस्क कम होता है स्टॉक होल्डर से, सबको पता है, आप सबने का सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। ऑफ कोर्स ये बात है, ओनर का नुकसान ज्यादा, रिस्क किसका ज्यादा होता है, ओनर का लेंडर का? तो सही बता रही है, स्टेटमेंट सही एक्सप्लेन कर रही है ना इसको। तीसरा क्या है? फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। सही है। इससे अगर हम ये देखें तो, अगर मैं किसी को ये खाली ये चीज बताऊं तो बता देगा हाँ यार ये तो सही हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जा रही है इससे, तो सही तो हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, ये सही हो गया, है ना? आपको दिक्कत ये है कि एक अजीब सा पैटर्न था, ये है ना प्रॉब्लम, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ओनली 1 आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं सीधा, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में कोई नया पैटर्न आया तो डरना नहीं है। हो सकता है जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आप पैनिक करके इसको गलत करोगे, है ना? तो पैनिक नहीं करना है। और दूसरी बात, अब फिर अगर मैं लास्ट वाले एनालिसिस पे आऊं, जैसे हमने कहा क्रिटिकल मिनर्स इंपॉर्टेंट, इसमें क्या पढ़ोगे आप? जैसे हमने क्वेश्चन देखा, आगे नहीं बढ़ना है, इसके नोट्स कैसे बनाओगे, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और एक और चीज, जैसे लास्ट स्टेटमेंट लिखी ना, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी, तो हमको क्या बता रहा है? रीपेमेंट में एक ऑर्डर होता है। रीपेमेंट मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बताएं कॉमर्स वाले, क्या होता है रीपेमेंट मतलब? वापस मतलब जब इंसॉल्वेंसी हो गई, इंसॉल्वेंसी समझते हो ना सब, बैंक्रप्सी हो गई, तो पैसा वापस भी तो करना है ना, तो उसका एक ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में पैसा वापस होगा, एक ऑर्डर होगा, तो हमको ऑर्डर पता करना है। वैसे कॉमन सेंस से हम वो पता लगा सकते हैं, बट स्टिल एक ऑर्डर, आपको बेसिक ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है? इसमें भी एक ऑर्डर होता है, डेट होल्डर्स, डिवेंचर वाला, शेयर होल्डर, थोड़ा एक आइडिया लगाना है उसका। कोई डाउट आ रहा है इसमें अभी? ये इजी क्वेश्चन है और पेपर में, मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा पेपर में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको सही करना है मार्क। अब इस पे आ जाओ, 8th क्वेश्चन,
इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। कौन, आप बताओ, आपका नाम भूल गया मैं, क्या है? यश। ये बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत लग रहा है अभी, मतलब आता नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, रुको अभी देखो। अब ये दो स्टेटमेंट ऐसी हैं कि ये आपको पता होना थोड़ा मुश्किल है। स्टैटिक सोर्स में तो नहीं है ये, कहीं पे नहीं आएगा स्टैटिक सोर्स में हांगकांग से आगे निकल के, नहीं आएगा ना। तीसरा देखो, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट एन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है मैं देखना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है थर्ड स्टेटमेंट का? एक एक करके कौन बताएगा? सोनिया आप बताओ इसका मतलब क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है? कवि क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट में? ठीक है, कोई हमारे पास बॉडी ये कहना चाह रहा है तो है, अब कौन बताएगा? है हमारे पास बॉडी ऐसी कोई? बताओ माई, है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। कौन सी बॉडी है? ठीक है, बढ़िया, सही भी। अब देखो आपने मना किया, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। आपको याद होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं अब, जो बताते हैं आपको इन्वेस्ट ऐसे करना है कि नहीं नहीं, वो तो ऐड है। देखो वो ऐड है। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम पेज से बताते हैं कि आप रेंट लो, घर कब लेना है, देखा है कि आप इतना इन्वेस्ट, यहाँ इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बताते हैं। पर उनके पास क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो ये बता रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसी पढ़ाई करी है, कोई कोर्स करा है? ये तो हम है? नहीं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं देखे तुम लोगों ने? यार मैंने देखे तो मैंने भी नहीं है, पर जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पता है क्या होते हैं? नहीं नहीं यार, वो तो अलग यार, ऐसे हाँ, कैसे वो बताते हैं कि आपको इतना पैसा एसआईपी में डालना चाहिए वो। हाँ मतलब इन्फ्लुएंसर इन द सेंस जो इंस्टाग्राम पे नॉर्मल लोग, दोनों तो सेलिब्रिटी हो गए, वो तो ऐड कर रहे हैं एक तरह से, वो कंपनी का ऐड कर रहे हैं, वो अलग चीज है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है, सब ठीक है उसका। पर कुछ ऐसे आ जाते हैं ना जो अपना सिंगल आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो आपको ऐसा करना चाहिए, मैंने ये करा तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया है ना। अब जब ये स्टार्ट हुआ ना तो लोग इन पे भरोसा करने लग गए, है ना। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसे लोग आएंगे तो किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा ना, बताने के लोगों को यार इसमें रिस्क भी है ना, समझ रहे हो। और रिस्क की रेगुलेटिंग बॉडी क्यों नहीं होगी हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में? डेमोक्रेसी में कोई रेगुलेटरी बॉडी ना होना बहुत मुश्किल है, एक बात ये ध्यान रखना। ठीक है, डेमोक्रेसी में लोगों का ध्यान रखने के लिए डेमोक्रेसी है ना, नहीं तो हम तो चाइना का सिस्टम लगा देते। तो जो रेगुलेटरी बॉडी आपने बोला जैसे ये, इसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, पर ये बात आपको थोड़ा समझनी चाहिए थी कि भाई स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं होगी, क्या रीजन होगा? अगर नहीं होगी तो सबके पैसे डूबते नहीं रहेंगे, कौन करेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट? तो कोई बॉडी होगी ना, देख रही होगी फेयर प्ले हो, कोई किसी को गुमराह ना करे, तो उसका काम है सेबी का। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये दो ऑप्शन नहीं आते हैं ऊपर के, है ना, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में देखो कितना अंतर आ जाता है। अगर आपको एक बार स्टेटमेंट में ये दे दिया आंसर में, तो कितना ईजी है क्वेश्चन आंसर निकालना। आपको अगर ये दो चीजें नहीं भी आती थी तो आपने इससे गेस मारा, मान लो आपको कुछ नहीं आता था इसमें, पर आप ये देखोगे नो रेगुलेटरी बॉडी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आप जैसे इसको बोलोगे ये गलत हो गया, तो ये वाला चला गया, ये चला गया, ये चला गया, आंसर आ गया 1 और 2। समझ रहे हो कैसे करना? कुछ आ रहा है दिमाग में हल्का हल्का? तो स्टार्टिंग में पहली बात आप करो तो मुश्किल है थोड़ा कि तुरंत आ जाए, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि देखो जैसे उन्होंने कहा, यश ने कहा कि उनको डाउट हो रहा था कि नहीं, गेस मार रहे थे उस क्वेश्चन में, है ना, नहीं आ रहा था उनको। और सही बात है, स्टैटिक में थोड़ा पढ़ते हैं हम, या किसी इकोनॉमी की बुक में थोड़ा, एनसीईआरटी में ये चीज थोड़ा लिखी हुई है ना, पर फिर भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसी चीजों से, जो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। और फिर अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आती कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, फिर मैं बोलता फिर भी क्वेश्चन टफ है ना। पर इसने पूरा क्वेश्चन इजी कर दिया ऑप्शंस ने, ठीक है। और फिर देखो ये क्वेश्चन कहां से आ रखा है? कैपिटल मार्केट से आ रखा है ना। देखो कितने क्वेश्चन कैपिटल मार्केट के कर दिए हमने अभी। और कैपिटल मार्केट में दिक्कत ये स्टैटिक सोर्स में नहीं है। आपने पढ़ा होगा स्टैटिक ना, अच्छा खासा, कहाँ बुक से पढ़ा होगा किसी, तो बुक में आपने देखा होगा कैपिटल मार्केट उतना अच्छे से नहीं बता रखा है ना। और उसका रीजन है देखो बहुत सिंपल है, कैपिटल मार्केट एवर चेंजिंग मार्केट है, उसमें स्टैटिक चेंज होता रहता है एक तरह से देखा जाए तो। कब डिवेंचर ज्यादा फोकस में आ चुके हैं, कब बॉन्ड्स फोकस में आ चुके हैं, हमें पता नहीं है अभी। वो जैसे जैसे इवेंट होता रहेगा हमें आइडिया लगता रहेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो इसमें थोड़ा अगर आप न्यूज़पेपर के थोड़ा अवेयर हो, तो जैसे ये न्यूज़पेपर कवर हुई थी न्यूज़, मुझे याद है कि हांगकांग को हमने ओवरटेक कर दिया, उससे थोड़ा आपको आइडिया लगता रहेगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर का इकोनॉमी वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगेन उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको सब समझ आना चाहिए उस पेज का, पर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये चल रहा है, दिस इज हैपनिंग, इस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है, ये पता होना चाहिए। और कैपिटल मार्केट बहुत ढंग से पढ़ना है यार, इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चन कैपिटल मार्केट से ही आ रहे हैं पिछले कुछ साल से, ठीक है। अब इस पे ये क्वेश्चन देखो सर्कुलर इकोनॉमी पे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट, और सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ही बता दो इसको, ये तो इजी है। मोक्ष बताएगा, मोक्ष बताओ। सी है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं ऑप्शन देखना यार, तीनों सही है तो बता रहे। और भाई और कोई किसी को? बी क्या है? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। और कोई? बी। ए और बी में लड़ाई चल रही है, हाथ खड़े करो ए वाले, बी वाले। और सी भी है किसी का? ये तो उन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया, वो फोन कह रहा हूँ मैं, हाथ ही नहीं उठाया। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? समझ मतलब क्या क्या डाउट हो रहा है इसमें? सर्कुलर इकोनॉमी, बस सर्कुलर इकोनॉमी समझ में नहीं आती। अच्छा चलो इसको हम देखेंगे अभी। भाई जिन लोगों ने बी बोला है पहले उन पे आते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। आप कह रहे हो 2 और 3 करेक्ट है, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, और सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आप कह रहे हो दोनों स्टेटमेंट 3 है, पर उनमें से एक स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करती है। स्टेटमेंट वन क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ठीक। अब यार कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रही है इन दोनों में से? थर्ड वन को कर रही है, और टू क्यों नहीं कर रही है? हाँ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने रॉ मटेरियल रिड्यूस कर दिए, तो उससे ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएगी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है, हमको स्टेटमेंट वन एक्सप्लेन करनी है ना, थ्री थोड़ा करनी है। भाई टू को थ्री थोड़ा एक्सप्लेन करना है यार, इन दोनों स्टेटमेंट को वन एक्सप्लेन करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट इन दोनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ये वन को एक्सप्लेन करती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपने इसको एलिमिनेट कैसे किया कि ये नहीं करती वन को हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। नहीं वो तो सही है, मैं कह रहा हूँ कि रॉ मटेरियल का क्या सीन है। नहीं नहीं रिड्यूस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो यार कुछ भी चीज बनाओगे होगा ही होगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब पता है? अच्छा उसको नहीं पता है, बोलो बोलो। हाँ। हम्म। तो अगर आप देखो सिंपल सोचो ना, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये रिसाइकल रिड्यूस वगैरह सोच रहे हो ना आप, इतना कॉम्प्लेक्स छोड़ो। अगर आप रिसाइकल रिड्यूस करोगे तो उसका मतलब रॉ मटेरियल कम करोगे, तो उससे ग्रीन हाउस गैस कम नहीं हो रही। इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ दिमाग में यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक्सट्रैक्शन छोड़ो, डिमांड, बहुत चीजें हो जाएंगी, रॉ मटेरियल आप यूज ही नहीं कर रहे हो इतना। मतलब ये तो बहुत सिंपल, ये इंट्यूटिव क्वेश्चन है, और इन दो ऑप्शन में आपको डाउट आएगा ही आएगा, ये मैं बात मान रहा हूँ। पर देखो मोर और लेस इसका आंसर ए ही होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, तीनों स्टेटमेंट सही है, इतनी सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इनको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ये भी करते हैं लोग, एक इजी क्वेश्चन आता है और कॉम्प्लेक्स करने लग जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कभी कभी यूपीएससी इजी क्वेश्चन ही पूछ देता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना यूपीएससी ने पूछ दिया हु इज द फादर ऑफ अकबर, आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, कौन था, कौन सा अकबर? अब अकबर भी तीन चार थे मुगल में, अब आप परेशान हो गए कौन सा वाले अकबर की बात चल रही है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रखना है उसको। ठीक है, समझ गए ना इसका आंसर ये है। और सर्कुलर इकोनॉमी भाई उसको समझा देना, कोई सबको आता है ना, नहीं नहीं उसको बता देना सर्कुलर इकोनॉमी कैसे होती है, क्या होता है। 10th क्वेश्चन देखो, कैपिटल रिसीव्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ अ गवर्नमेंट। ये तो सबने पढ़ा होगा, पूरा तीनों फिर पढ़ देता हूँ। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब यार ये बहुत लड्डू क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ना, समझ रहे होंगे आप, सबने पढ़ा है, जो डब्बे बनाते होंगे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सब क्या है इसका आंसर, तो बता दो फिर जल्दी। 1 and 2 है, बढ़िया। तो बताओ जरा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में? अरे रुक जाओ यार, और से ही पूछता हूँ, मोक्ष बताया कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? नहीं नहीं मतलब कैपिटल अकाउंट होता क्या है, ये एमबीए वाले बताएंगे। अरे लाइबिलिटी एसेट के टर्म में बताओ ना, लाइबिलिटी और एसेट वाला वो बताओ ना। कैपिटल और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? हम्म भंडारी बताओ।
ठीक है। करंट करंट अकाउंट। ठीक है, क्या होते हैं रोजमर्रा के खर्चे? हम्म। ठीक है, तो ये होता है, इसमें रखना है, ठीक है। कौन कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंस एसेट और लाइबिलिटी में है। समझ आता है ना सबको इतना, एसेट लाइबिलिटी सब? तो देखो इतना इजी क्वेश्चन आ गया, सबको आ गया, पहली क्लास में आ जाएगा आपको, ये बहुत बढ़िया। अरे अब क्या क्वेश्चन है? अच्छा अभी आ गए, हिस्ट्री पे आ गए अब हम। देखो कंसिडर राजा राम मोहन राय। अब पहली स्टेटमेंट क्या है? ही प्रपोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ ईस्ट। सही है स्टेटमेंट? पढ़ा है ना हिस्ट्री सबने? सही है। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन। सही है? ठीक है, तो मतलब बोथ वन एंड टू है। हाँ, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत लग रहा है किसी को? देखो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ क्या? हाँ, अद्वैत, सॉरी, जो राजा राम मोहन रॉय थे, आपको याद होगा उन्होंने अद्वैत वेदांत में बहुत काम किया था, ब्रह्मो समाज था बनाया था, है ना? ब्रह्मो समाज तो ईस्ट फिलोसफी का ही है, हमारी फिलोसफी का है ना, इंडियन फिलोसफी का। तो भाई तो मतलब उनका ट्रेडिशनल फिलोसफी सिस्टम ऑफ ईस्ट की रिस्पेक्ट है। ये तो ब्रह्मो समाज क्यों बनाएंगे? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बना देंगे ना कुछ जो होगा उनका। दयानंद सरस्वती बात के है ना, ये तो ब्रह्मो समाज तो हमारा है। दयानंद सरस्वती ने वो आर्य समाज था, अगर तू कंफ्यूज है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था। नहीं तो ये वेद की बात हो ही नहीं रही है, तो अद्वैत वेदांत करा था, अद्वैत वेदांत अलग चीज होती है ना। ये थोड़ा अद्वैत वेदांत को फॉलो करते थे। तो ब्रह्मो समाज में ये था ना कि उन्होंने ईस्ट का जो बेस्ट कल्चर था, ब्रह्मो समाज का मतलब क्या था? उन्होंने कहा था जो हमारा बेस्ट कल्चर है हम उसको करेंगे, और जो वेस्ट का बेस्ट है हम दोनों को मिला के एक कल्चर बनाएंगे। तो ब्रह्मो समाज बन गया। मतलब बेसिक बहुत छोटा छोटा समझा रहा हूँ मैं, पर एक सिनॉप्सिस यही था इसका। पर ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है यार, ये आना चाहिए, इसमें कोई डाउट। और देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन है ना, और ऐसे दो चीजें दे रखी हो, सिंपल सा एक कर दो, अपोजिट कर दो, अपोजिट मतलब नॉट कर दो। ही डज नॉट पोसेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ ईस्ट। अब अगर मैं डज नॉट कर दूं यहाँ पे, तो अजीब नहीं लग रही स्टेटमेंट? नहीं, एक्सट्रीम नहीं, अगर डज नॉट कर दिया मैंने, देखो इसका अपोजिट किया। अगर आपको ये मान रहा है ये गलत है, जैसे किसी ने कहा ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, आप लोगों ने कहा ना, तो आप क्या समझ रहे हो कि वो ईस्ट को डिस्पाइज करता था, ये मान रहे हो आप? ईस्ट के ट्रेडिशन सिस्टम को डिस्पाइज करता था, खराब मानता था। तो ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी ना अपने आप ही स्टेटमेंट, है ना? एक इंडियन थिंकर अपने ही सोसाइटी को खराब मान रहे हो। देखो सोसाइटी की नॉर्म्स को खराब मानने की अलग बात होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत रिफॉर्म्स लाए, है ना, पर उन्होंने संस्कृत पढ़ने पे भी एक फोकस दिया, है ना। अपनी त्रुटियां जो होती हैं, जो कमियां हैं अपने सिस्टम की, उनको बोलने का मतलब ये नहीं है कि पूरे सिस्टम को ही गाली दे रहे हो। समझ रहे हो ना? मतलब सिर्फ ये कि आप अपने सिस्टम से खराब चीजें निकाल के अच्छी चीजें ऊपर लाना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट किया, इतना रिवोल्ट किया, है ना। तो ये सब बताता है कि उन्होंने हमारे जो सिस्टम है, जो हिंदू फिलोसफी का सिस्टम था, उसको उन्होंने कहा कि जो जितनी खराब चीजें मैं उसको हटा दूंगा, और इतनी अच्छी चीजें हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं करता है। जैसे अब आप विवेकानंद को लो, अब विवेकानंद ने कहा कि हमको पढ़ना भी है, मतलब हमको ये अपने वेद भी पढ़ने हैं, सब पढ़ना है, पर उन्होंने ये भी तो कहा कहीं कहीं साइंटिफिक टेम्पर भी होना चाहिए, है ना। तो अब इसलिए जो भी बड़ी पर्सनैलिटी होती है वो दोनों को मिला के चलती है, वो एक चीज को कभी आउटराइट मना नहीं कर देंगी, है ना। ये समझना है आपको। और दूसरा ये चीज लगानी है हमेशा, कभी भी अगर आपको एक स्टेटमेंट दिखे उसका अपोजिट कर दो, है ना। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि एक जो सोशल रिफॉर्मर है या पुराना फ्रीडम फाइटर है, उसके लिए हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी, है ना। यूपीएससी गवर्नमेंट बॉडी है, उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी। अगर यूपीएससी यहाँ पे बोलता है नहीं ये गलत है, तो वो ये एक तरह से ये इशारा कर रहा है ना कि नहीं करते थे इतना प्यार वो इंडियन सिस्टम से। अभी तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सिस्टम हो जाएगी, और यूपीएससी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर भागता है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी करना नहीं चाहता इतनी। करता है रिलीज, करता है यूपीएससी आंसर की रिलीज, करेगा, हर साल करता है। प्रीलिम्स की आंसर की हर साल रिलीज होती है, ठीक है, समझ। और ये इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो प्रीलिम्स फेल इसलिए नहीं होता है कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत करें, प्रीलिम फेल सिर्फ इसलिए होता है कि आपने वो क्वेश्चन गलत करे जो सब सही कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हर बंदा सही करेगा, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है यार जिसको देखते ही आपने टिक मारना है तुरंत, पढ़ा और टिक। क्योंकि आपने देखा ना पहले हमने कितने लंबे लंबे क्वेश्चन करे हैं। तो अगर आपको उन क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा, पढ़ने का टाइम है, सोचने का टाइम है, तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने हैं, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन देखते ही टिक मार के आगे बढ़ना है। इतनी इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा इसमें क्या होगा, ईस्ट क्या था, वेस्ट क्या था, इतना नहीं सोचना, तुरंत टिक करके आगे। अब इस पे आ जाओ, कंसिडरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ी है सबने? अच्छा यार एक और बार, अब जैसे ये राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन आया ना,
अब इस साल किस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस साल नेक्स्ट ईयर किस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस सोशल रिफॉर्मर पे क्वेश्चन आ सकते हैं? क्यों? आप रैंडम नाम थोड़ा देने हैं, रीजन देना है। हाँ, ज्योतिबा फुले सावित्री, तो ये ऐसे पढ़ना है करंट अफेयर, जो हम बोलते हैं ना करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहा है कि ये ज्योतिबा फुले सावित्री बाई, ज्योतिबा फुले पे मूवी बनी थी अभी, है ना, कोई मूवी भी आई थी शायद उन पे, तो वो न्यूज़ में थे। अब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब आपको पढ़ना है उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, गुलामगिरी। अब आपको पढ़ना है उनके बारे में थोड़ा, तो ये आपको पीवाई को एनालिसिस ऐसे करना है। एक सोशल रिफॉर्मर पे क्वेश्चन आया है, अब हम देखेंगे इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, कुछ तो जो स्टैटिक में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा जी हैं हमारे, है ना, बाकी ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, कुछ तो बेसिक है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर देखना इसके अलावा क्या कोई और भी था जो न्यूज़ में था, और था तो हमें पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तुमको कि पीवाई को ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा सही आंसर क्या आगे बढ़ गए, थोड़ा डिटेलिंग में जाना है उसकी, है ना। अब से ये क्वेश्चन है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में, तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ था ये नॉन कॉर्पोरेशन में? था। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस था कि नहीं था? था। किसी को डाउट होगा तो बोल देना। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये था कि नहीं था? था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट था कि नहीं था? ये तो था ही यार, पंचायत तो गांधी जी का था, तो पंचायत तो उनका बहुत पहले से। पर ये तुमने हाँ क्यों बोला कि ये था? हम्म। हम्म। नहीं नहीं, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग उन, पहले तो पहले तो एक बात ही समझो, इसका मतलब ही क्या होगा इस लाइन का? नहीं नहीं, रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि रखना, तो रिटेंशन कि मतलब उन्होंने टाइटल रखे पर यूज नहीं किया, ये क्या बात हुई अजीब सी, ये तो अजीब बात होगी ना, बहुत स्टेटमेंट ही अजीब है तो पहले तो, है ना, तो ये गलत है ये। कोई डाउट आ रहा है गलत क्यों है भाई? गांधी जी ऐसा क्यों करेंगे कि आप टाइटल रखो पर यूज मत करो, क्या फायदा? ये इस टाइटल छोड़ेंगे ना लोग, कि हम टाइटल छोड़ते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम ब्रिटिशर से कॉपरेट नहीं करेंगे उनके साथ, तो उन्होंने कोई टाइटल दिया हम वो छोड़ देंगे, यही तो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डाउट क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में? यार ऐसे क्वेश्चन में डाउट क्रिएट करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं इसमें डिस्कशन होना ही चाहिए, तुरंत खत्म, टिक मार के आगे बढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा फिर? ओनली 3 होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तब आपके प्रीलिम्स में दिक्कत है, तब आपको क्लियर होना प्रीलिम्स मुश्किल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जो पहले हमने 1-2 क्वेश्चन पढ़े वो डिफिकल्ट थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था जो डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी वाला था, वो क्वेश्चन आपने गलत किया, अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, वो सबने गलत करा होगा, इसने अटेम्प्ट करा होगा मोस्टली, मतलब, पर ये क्वेश्चन सब सही करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा मतलब आपके रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, 3 बार रिवीजन आपका होना चाहिए स्टैटिक का, ठीक है, ताकि जब पेपर देने से पहले। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से आया है हमने प्रोग्राम से, ये तो बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है ना, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप बेसिक हिस्ट्री तो पढ़ते होंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ना है हमको, हमको क्या पढ़ना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ना है। ये तो हिस्ट्री तो मोस्टली स्टैटिक रहा होगा यार, अब न्यूज़ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आपको हर क्वेश्चन की, मतलब अब हम देखो रेट्रोस्पेक्टिवली पूरा पेपर न्यूज़ में फिट हो सकता है, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कि मतलब आप कोई क्वेश्चन दो मैं बता सकता हूँ ये इसलिए पूछा होगा, अब, है ना, अब हम ये बोल सकते हैं कि पेपर आ गया है ये इसलिए पूछा होगा, पर हम ये जानना चाह रहे हैं कितना रीजनेबल है वो, कितना रीजनेबल है कि पहले मुझे आइडिया रहे कि अच्छा ये मैंने पढ़ा हो, ये हो रहा हो, वो हम ये देखना चाहते हैं। हुई तो हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ इतनी, वही 100 क्वेश्चन है, कितना उन्होंने भी कहीं से देख के ही बनाया है, हर समय कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। पर मैं कह रहा हूँ अब जैसे यही हम बात करते हैं करंट अफेयर जो हम करते हैं, अगर आप इतनी मोटी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ोगे और उसमें से वो कुछ ऐसा पूछ देंगे जो कुछ उस बुक में है ही नहीं, पूछ सकते हैं ना वो, कितने क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का पायलेशन से, कभी देखना आप, बहुत कम आते, आते ही नहीं है ना, क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर का कैनवस तो बहुत बड़ा है ना, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको स्टैटिक के पीछे भागना है, हिस्ट्री खासकर आप स्टैटिक के पीछे भागो, आपका हिस्ट्री तो अच्छा हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड आरागट्टा वस, क्या है इसका आंसर? बी, और कोई किसी का अलग आंसर? सबका बी है। अब ये बी, ठीक है, सबका बी है ना पक्का, किसी का कुछ और आंसर तो नहीं है? तुम चुप हो गए यार, पढ़ा नहीं है? अच्छा ये भी पढ़ा नहीं है। अच्छा अब देखो, अगर आपने क्लास में भी नहीं पढ़ा ना यार, ये पीवाई क्यू है, 2016 में सेम चीज पूछी गई है, सेम टू सेम, सेम क्वेश्चन था कि अरागट्टा का मतलब क्या होता है, सेम, तो इसलिए पीवाई क्यू करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने पीवाई क्यू करे होते तो वो क्वेश्चन आग बंद करके कर देता। ठीक है,
ये सबसे ये होते हैं लड्डू क्वेश्चन, इस पेज में सारे लड्डू क्वेश्चन थे हमारे कि सब टिक कर दिया हमने। तो देखो ना कितना इजी है कि आपने 2016 का पेपर बस सॉल्व करा है, देखा हुआ है, तो आपने क्वेश्चन सही कर दिया है ना। तो इसलिए करंट अफेयर के पीछे भागना, कोई आप एक अलग मैराथन वीडियो देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, उससे बढ़िया है पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू में तो शॉर्ट शॉर्ट आपके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, रिपीट होते हैं हर साल। किसी को लगता है कि नहीं होते रिपीट, पर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। और ये तो डायरेक्ट हो गया, सेम ही क्वेश्चन पूछा था आरागट्टा 2016 में, देख लेना कोई 2016 का पेपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स मत्ता विलासा, विचित्र चित्ता और गुना भारा? क्या है इसका आंसर? बाप रे, किसी को नहीं आ रहा क्या? हिस्ट्री हुई नहीं क्या? अच्छा ठीक है, देखो इसका आंसर महेंद्र वर्मन है, ठीक है। पर एक और चीज करनी है अब इसका, इससे हम देखेंगे क्या करना है। ये क्वेश्चन अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं मारना है, गैस ज्यादा नहीं करना है, दिमाग घोड़े नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता आपका इन तो। पर एक चीज आपको देखनी है कि अब जैसे ये आ गया है, महेंद्र वर्मन पे क्वेश्चन आया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे पल्लवा के थे, कहाँ के थे, है ना। ऐसे होता है पीवाईक्यू एनालिसिस कि आपने ऐसा नहीं आंसर देखा और निकल के आगे। अब आपको इन चारों की डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और ऐसा नहीं पीएचडी करनी है, थोड़ा सा पढ़ना है कि कौन से रूलर थे, क्या उनका नाम था, जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन आया कि टाइटल्स क्या थे उनके, इतना, ठीक है। आ रहा है समझ? तुम तो लॉस्ट लग रहे हो ज्यादा, आ रहा है ना समझ सबको? कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, कोई डाउट होगा। अब फाहिन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसकी? किसी का डिफरेंट आंसर? यस, यस तो चुप बैठा है, क्या हुआ? नहीं अच्छा, हिस्ट्री करी नहीं अभी? समुद्रगुप्त? क्या तुक्का मारा कि पता है? देखो हिस्ट्री में तुक्का मारना मुश्किल होता है यार, बहुत खासकर ऐसे क्वेश्चन में, आता है नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, फिर अभी गुप्ता डायनेस्टी में क्वेश्चन है, पढ़ना है गुप्ता डायनेस्टी में ढंग से पढ़नी है, ठीक है। अभी इसका चंद्रगुप्त 2 है आंसर। पर ये देखो इस पेज पे सारे इजी क्वेश्चन थे, मतलब कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा जो ढंग से तैयारी करके गया होगा तो सारे क्वेश्चन सही मार देगा, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 11 12 13 14 15, कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए ना ये, 10 नंबर। अब देखो ये 10 नंबर तो आने ही आने चाहिए, मेरा बताने का मतलब ये है, ये 10 नंबर सब कर रहा है, हर बच्चा कर रहा है जो सीरियस है, हर बच्चा कर रहा है जो पढ़ के आया है। अब आपने इन 10 में से कोई गलती करी तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए कहते हैं स्टैटिक। हाँ चलो रुक जाइए, बताते हैं, पहले इसके लिख ले अभी क्वेश्चन, मैं बाद में बताता हूँ, अभी ये करते हैं। पर बस समझ आ रहा है ना कैसे क्या दिक्कत कि आपको इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं कभी भी। तो इसलिए हमेशा कोई अतरंगी सोर्स नहीं पकड़ना है, प्रीलिम्स के लिए कोई नया सोर्स नहीं ढूंढ के लाना है कि मैंने एक पीडीएफ देख लिया वो सबसे बढ़िया है, नहीं। पीडीएफ वही पढ़नी है, सब पढ़ रहे हैं, जो जहां से सब पढ़ेंगे वहीं से आप पढ़ो, तो जो सबको आएगा वो भी आपको आना चाहिए, किसी को नहीं आएगा वो आपको भी नहीं आएगा, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। अब क्या है अगला? हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजया, द पावरफुल मेरीटाइम स्टेट विच रूल्ड मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड? कौन थे? नहीं पढ़ा? राजेंद्र वन चोला थे, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ना। और दूसरी बात ये कि अब देखो पैटर्न देखो, अभी हो रहा है पैटर्न। हाँ, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे ना जो रूलर्स पे थे, इन पे थे, तो कौन कौन से रूलर्स थे? ये है साउथ की डायनेस्टीज हैं, है ना। और अभी तो विजयनगर से क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो विजयनगर से आता है, तो कुछ एवरग्रीन टॉपिक हम बोलते हैं यूपीएससी के हैं, ठीक है। जैसे गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड एक एवरग्रीन, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, मौर्य से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, संगम डायनेस्टी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए कुछ कुछ चीजें इसकी, ठीक है। और राजेंद्र चोला इसलिए कि चोलास की, अगर आप ये क्वेश्चन ना थोड़ा, चलो अभी आपने पढ़ा नहीं है, पर आप ये देखो कि मैरीटाइम स्टेट बोला है ना इसने, तो आपको याद रखना है चोला था सबसे, हमारा चोला की नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी उस टाइम पे। तो अगर आपको राजेंद्र चोला पता भी नहीं आंसर है, तो आप चोला देख के टिक मार सकते हो, गैस अगर करना है। इसमें गैस की यूपीएससी ने स्कोप दिया कि ब्रैकेट में डायनेस्टी दे दी है ना, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। याद रखना चोलास की नेवी बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। तो इससे हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है यार, देखो ये क्वेश्चन तो आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ना ही ज्यादा सही बनता है। टेरिटरी रीजन, रिवर्स फ्लोइंग इन द रीजन, अस्मा का पता है? ये किसी को नाम पता है इनमें से कौन से क्या है? ठीक है। अभी अस्मा का कहाँ है? कंबोज का है? एक बार इसका ऐसे मतलब मैप में देखा था। हाँ देखो, अब पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कुछ कुछ तो महाजनपद आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे कोसाल, कोसाल कहाँ पे है? इस साइड। कहाँ कोसाल है आपका? अयोध्या की साइड, अयोध्या वाले रीजन में है कोसाल,
ठीक है। अब सरयू कहाँ है? अब अगर आपको इतना पता है कोसाल अयोध्या वाला रीजन को बोलते हैं, तो सरयू आप सही बोल दोगे, मान लो इतना तो कर दोगे ना। तो इसलिए थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। अवंती कहाँ है? अवंती थोड़ा साउथ में इस साइड है, लेफ्ट हैंड, और महानदी राइट हैंड साइड है। तो ये थोड़ा ज्योग्राफी का आपको नॉलेज होना चाहिए। और विपास क्या है? किसको बोलते हैं विपास? विपासना नहीं भाई, विपास। अरे ये तुमने ये सुने नहीं क्या ये सब? अच्छा हिस्ट्री नहीं, जैसे आस्कनी पढ़ा है? आस्कनी क्या होती है? आस्कनी हो गई, वितस्ता हो गई, और क्या क्या होते हैं, पौरुषणी है, पौरुषणी है ना, हाँ पौरुषणी। और क्या होता है? विपास। ठीक है। अब जैसे विपास उसको बोलते हैं, बीएस को बोलते हैं, ब्यास रिवर को। पौरुषणी रावी को बोलते हैं। ठीक है। आस्कनी चेनाब है ना, झेलम। तो मतलब बेसिकली आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको पुरानी रिवर्स का नाम पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से कर दोगे एक तरह से, है ना। कि अगर आपको पता है कि विपास क्या है, ब्यास को बोलते हैं। कंबोज वाला एरिया है ना जो उस साइड है, अफगानिस्तान वाली साइड है। अब ब्यास यहाँ आती है, अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाएगी? तो ये फिर भी मुश्किल क्वेश्चन है, पर इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप ना वो कर लो, मैप एक बार देख लो महाजनपद का। जैसे कुछ कुछ तो आपको याद है, जैसे अवंती हो गया, मगध हो गया, कोसाल हो गया, और एक दो जो गांधा जी आपको पता होने चाहिए, मतलब मैप पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये इजी है। हाँ, वन जी कुछ जो बड़े बड़े हैं वो इजी होने चाहिए, पर ये क्वेश्चन टफ था क्योंकि इसने अस्मा, क्योंकि इसमें पेयरिंग वाले कुछ पार्ट था ना, तो ये करना टफ था पेपर में। टफ पड़ता है, हाँ टफ पड़ता है। कुछ नहीं यार, अब जितना आपको देखो, अगर आपको एक भी आता है, जैसे मान लो इसका अगर मुझे दो पता होते कि दो सही है, तो इससे दिक्कत ये है, अगर मेरे को पता है दो सही है तो खाली ये गया मेरा ओनली वन, तो ऑप्शन भी कम नहीं हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए टफ तो बन जाता है बहुत। तो इसमें अगर आप, मैं तो ये करता हूँ कि आप अटेम्प्ट ही कम करो, ये क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपके ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि आपने कम, जैसे 50s में अटेम्प्ट हो गए खाली, उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ पाता, तब ये थोड़ा इन पे दिमाग चलाना चाहिए। पर ये क्वेश्चन ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चन अगर आपको आता है तभी अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो रिस्क है ना, तब रिस्क है इनमें, तब ये नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। और देखो ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन उतने नहीं है जितने आपको लग रहे हैं ओनली वन ओनली टू, मतलब ऐसे वाले जो आपको नहीं आते, तो सबके कम आएंगे वहाँ। जैसे 2023 में बढ़ा दिया था, 23 की कट ऑफ पता है सबको, 75, तो बढ़ा दिया था ना उस साल ये, तो कम हो गई थी कट ऑफ। तो ये समझिए कि यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रीलिम्स एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। ऐसा नहीं आपको 200 लाना है, 150 लाना है, आपको बस सबसे ज्यादा बाकी से ज्यादा लाना है ना। अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, आप अकेले के लिए टफ नहीं आएगा, सबके लिए टफ आएगा, कट ऑफ नीचे चल जाएगी। या 2020 जैसे 2016 के टाइम कट ऑफ जाती थी 115 120, उससे पेपर इजी आता था, करंट अफेयर ज्यादा पूछते थे, तो इजी आता था पेपर, करंट अफेयर हर बच्चा करके आता था। ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ गई 23 में, एकदम से उन्होंने ऐसा पैटर्न ले आया जो किसी ने देखा नहीं था कभी, तो कट ऑफ गिर गई। अब उस समय अगर आप ये सोचोगे यार कि ये तो टफ पेपर आ गया, पर सबके लिए टफ है ना वो, और सी सेट भी एक मैटर प्ले करता है ना, बड़ा हैंड प्ले करता है। तो डरना नहीं है कि अगर आपने सोचा कि किसी साल ज्यादा आ गया, सबके ज्यादा है ना, ऐसा तो नहीं है आपको एक अलग पेपर बनाया जिसमें कि इसमें ज्यादा दे दिए, सबको ज्यादा दिए हैं, सबको इस क्वेश्चन से दिक्कत होती है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट गांधार महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पुष्पलस्कर इन, आइडिया किसी को? हमको भी नहीं था पेपर में, ठीक है, किसी को आइडिया नहीं था इनका। अब इस क्वेश्चन की होती है एक ट्रिक, अब वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपके ऊपर है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल तो होता नहीं कि ट्रिक लगाओ। इसमें हम करते हैं ऑड वन आउट करते हैं, जैसे मतलब दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर, इनमें से ऑड वन आउट क्या है, और टिक मार दे आगे बढ़ के, ये करते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक नई इन्वेंशन करी है, हमको भी सीनियर्स ने बताया, इस टीचर्स ने बताया कि ऐसा हो, और ज़्यादातर हमने देखा ये सही होता है ना। अब इसका लॉजिक ये देते हैं, अब वो कितना सही है कितना गलत है, कि ऑप्शन की फ्रेमिंग देखो कि अगर लाहौर गलत ऑप्शन होता तो ऑप्शन में ही क्यों होता। इसका टंग ट्विस्टर टाइप का लग रहा है, पर सही समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर गलत ऑप्शन मेरे को बनाना है तो गलत ऑप्शन में मैं देहरादून डाल दूंगा यहाँ, है ना। गलत ऑप्शन में अगर मुझे डालना है तो मैं ये पठानकोट डाल दूंगा। मैं इंडिया की इतनी जगह है ना, एक पाकिस्तान की जगह क्यों डालनी है, तो ये पाकिस्तान में। तो ये लॉजिक है, ये फुल प्रूफ लॉजिक नहीं है, पर ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत, ये बस एक पीवाईक्यू से देखा हुआ लॉजिक है कि जो ऑड एंड आउट ऑप्शन होता है नॉर्मली वो सही होता है। ठीक है, इसको फॉलो आप कर, इसको आप फॉलो तभी करना है आप पीवाईक्यू करोगे, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। देखो जो भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है,
ये हमारी निकाली हुई ट्रिक है, क्योंकि हमने जब पीवाईक्यू सॉल्व करी तो हमने कुछ कुछ चीज़ें हमको ईजी पड़ी, एक एनालिसिस हुआ। आप जब करोगे हो सकता है आप एक नई ट्रिक निकाल दो, है ना। आप अपनी आप अपने इजीनेस के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से एक नई ट्रिक भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आप बहुत सारे पीवाईक्यूज करोगे, है ना। 10-15 साल के पीवाईक्यू करोगे तब जाके आपको एक आइडिया आएगा, अच्छा इसमें ये हो रहा है। जैसे आप ये कह रहे हो ना, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इसकी हम ही तो ट्रिक है एक, मैं करता हूँ अटेम्प्ट, वो मैं बताना इसलिए चाह रहा कि मैंने तो ये मतलब कर बहुत क्वेश्चन ऐसे करके निकाली है ना, वो मेरे को सूट करती है। हो सकता है वो आपको सूट ना करे, हो सकता है जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो आप अप्लाई करो और गलत हो जाए क्वेश्चन आपका, है ना, क्योंकि आपको उतनी आनी दी है। इसको ऑड ऑन आउट वाली ट्रिक में ना मानने के लिए पढ़ा लिखा भी होना चाहिए आदमी, इतना पढ़ा होना चाहिए कि वो समझ पा रहे कि ये ऑड है, समझ रहे हो आप। अगर मैं आपको 4 एक रैंडम ऑप्शन दे दूं तो आपके तो सब ऑड है, समझो। ट्रिक्स की बात है, जो आप ट्रिक्स के पीछे भागते हो ना, ट्रिक्स आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना। जब एक सर्टेन नंबर ऑफ पीवाईक्यू सॉल्व कर दोगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि अच्छा ये वाला ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, इस तरीके से यूपीएससी फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो ट्रिक्स कभी भी, मैं भी आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे, हर जगह आप देख रहे होंगे। ट्रिक्स तभी फॉलो करनी है जब आपने इनफ प्रैक्टिस करी हो उसके, और जब आपको समझ आ रही हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो छोड़ देनी है, ठीक है। आ रहा है ना समझ किसी को, कोई डाउट आ रहा है? यस क्या? अच्छा, अब ये अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेश, सीधा बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट। अभी पीवाईक्यू है ये भी, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछ चुके हैं यूपीएससी। तो देख लो 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही आ गए, अगर हम पहले के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करे होते खाली तो 2 क्वेश्चन सही हो जाते, ठीक है। इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। और इससे हमें क्या करना है, इससे हमें ये देखना है कि प्रदेशिका, राजुका, आयुक्ता ये क्या थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन थे मौर्यंस के, ठीक है। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर एडमिनिस्ट्रेशन में देखो एक प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है कि आपको याद रखना बड़ा मुश्किल है ना, इतना तो मानते हो ना। अच्छा, अभी आपने हिस्ट्री पढ़नी, हिस्ट्री में इतनी सारी गुप्तास की टर्मिनोलॉजी है, मौर्यास की है, आपकी उससे पहले अगर आप जाओगे तो इतनी डायनेस्टीज है हमारी, विजयनगर की है, आपकी इनकी साउथ में है हमारी जितनी डायनेस्टी, उनकी अलग अलग है। तो आप सारा याद नहीं कर सकते, इतना तो मानते हैं, इतनी चीजें हो जाएंगी पढ़ने के लिए, आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम एक टेक्निक क्या निकालते हैं, हम पीवाईक्यू से देखें, जो जो जैसे मौर्यास है, मराठास है, तो ये पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं, तो इनकी हम याद कर लें बेसिक बेसिक, ठीक है। पूरा लेके नहीं बैठना कि सारी पढ़ दी, इतनी ज्यादा हो जाएंगी, ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा। अभी देखो नॉन कॉपरेशन पे दूसरा सवाल आ गया, है ना। पहला क्या स्टेटमेंट, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, सही है गलत है? हम्म हम्म ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं पहले। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू प्रिपरेशन। सही है, दोनों सही है। क्यों गलत है पहला? नहीं, स्वराज तो हमारा था ही मोटिव। आप तो रावी डिक्लेरेशन बोल रहे हो ना कि रावी में करा था, वो तो फिर वो कॉम्प्लेक्स करने वाली बात है ना। वो कॉम्प्लेक्स आप कर, अगर उसने ये थोड़ा ना बोला कि एक सेशन बताया क्या करा, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन कोई सेशन में थोड़ा ना हुई है ना। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जो इजी इजी चल रहा है उसको इजी इजी रहने देना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। अच्छा ये आ गया, यार आ गया, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसिडोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव, विच ऑफ द अबव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ नेटो। कौन कौन से हैं? बताओ बताओ कौन कौन से हैं नेटो के पार्ट? नहीं नहीं, इनमें से कौन कौन से हैं, क्या क्या कंट्री बोली उसने, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, बुल्गारिया और नॉर्थ नॉर्थ मैसेडोनिया, कनाडा, नॉर्थ, और कौन कौन सी थी भाई? है सर्बिया और हो गया मैसेडोनिया, देख लेते हैं। बेलारूस थी क्या? कौन कौन सी थी इनमें से? क्रोएशिया, क्रोएशिया। कौन कौन सी इनमें से नेटो की मेंबर बताओ? इसमें भी देखो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 है ना ऑप्शन, ठीक है। किसने बोला ऑस्ट्रेलिया तो है ही, किसका था ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया, तो तुमने बोला ऑस्ट्रिया सही है, और बुल्गारिया और स्वीडन और
देखो अब यार, नेटो की जो नेटो है ना, नेटो न्यूज में तो चल रहा है, आपको बहुत टाइम से पता होगा, है ना? क्यों चल रहा है न्यूज में? नहीं, ये तो वैसे है, बट 25 से हम इतने टाइम से नेटो से चल रहा है कि नेटो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है। एक्सरसाइज तो खैर बहुत एक अलग चीज हो गई, पर नेटो जब से ट्रम्प आया है, ट्रम्प ने हमें ये बोला है कि आप देखो, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, डिफेंस अलायंस है, ठीक है? तो नेटो ने बोला इसका जो जितना कॉस्ट होता है डिफेंस अलायंस का, वो कौन बेयर करता है? यूएस बेयर करता है, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज कम पैसा देती हैं, जो बाकी नेटो मेंबर है ना, वो कम पैसा देते हैं, ठीक है? पैसा समझ रहे हो? कम पैसा देने का मतलब क्या है? कि जितनी वेपन्स होते हैं, सब होते हैं, वो अपने डिफेंस पे खर्चा करते नहीं है। हाँ, क्योंकि नेटो का मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी है ना, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी। नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? बड़ा, एक पे अटैक सब पे अटैक, है ना? ये आर्टिकल 5 है नेटो का। पर अब एक बात बताओ कि अगर मान लो, अटैक करना ही है, किसी ने मान लो अभी जर्मनी पे अटैक कर दिया और पूरी नेटो आ गई अटैक करने के लिए, सपोज करो यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर होता, तो अगर उसके लिए सारी नेटो लड़ने आ गई, तो कौन आएगा लड़ने? सबसे ज्यादा किसका रिसोर्स लगेगा? यूएस का लगेगा, है ना? तो ट्रम्प को इस चीज से दिक्कत थी कि आप तो जाति कर रहे हो, है ना, हमारे साथ, कि आप ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तो एक मिलिट्री अलायंस है ना, तो हम क्यों करें सारा खर्चा, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये ट्रम्प की दिक्कत थी बहुत टाइम से, रीजनेबल दिक्कत थी उनकी, है ना, कि सब इक्वल करो जब हम आपके, तो इसलिए ये बोलते हैं कि यूरोप प्रोटेक्शन में था यूएस के बहुत टाइम से। यूरोप को जितना भी एक डिफेंस था उनका, वो तभी आपने सुना होगा यूएस के बेसिस थे बहुत जगह, जरूरत ही इसलिए थी बेसिस की। एक तो पावर प्रोजेक्शन भी हम बोलते हैं कि पावर प्रोजेक्शन था, पर दूसरा कारण ये था कि सिक्योरिटी पर्पज भी था, कि यूरोप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। भैया आप ये सोच रहे हो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो यूरोप को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? यार, हुआ है यहाँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो यूक्रेन में से लड़ाई हुई है, तो यूरोप को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, पर क्या दिक्कत क्या है यूरोप को? हम्म। नहीं, तो यूक्रेन से दिक्कत क्या है? यूक्रेन में देखो, यूक्रेन जो है वो, अ, यूरोप को ये लगता है कि नॉट, अरे पाइपलाइन वगैरह तो अलग चीज होती है, पर यूरोप को हमेशा ये डर लगता है कि रशिया अंदर घुस जाएगा यूरोप के। यूरोप को ये लगता है कि जर्मनी फ्रांस, इनको लगता है यूरोप, रशिया एक टेरिटोरियल पावर है, कि रशिया हमारे जितनी पास आएगा हमको और परेशान करेगा, ठीक है? अब यूक्रेन में अगर रशिया आ गया, तो उनको डर है कि रशिया आगे भी आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए तो हमने नेटो बनाया था पूरा का पूरा, इसलिए वो इतने तिलमिलाए से हैं यूरोप पूरा, है ना, कि हमारी वॉर हो रही है, कोई हमें बोलते रहता है, कमेंट पास करते रहे इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है रशिया का, ये सब चलता रहता है। तो इस बैकग्राउंड में देखो, नेटो का काम था, क्योंकि ट्रंप ने बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा ज़्यादा एक लेवल से ऊपर, कि आपका यूरोप है, दिक्कत आपके, हमको तो खतरा नहीं है, अगर रशिया आ भी आता तो हमारा क्या है ना? तो इसके लिए पूरा ये हुआ कि नेटो नेटो में ट्रंप ने कहा कि मैं नेटो छोड़ दूंगा अगर यूरोप हमको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा हमारे साथ, पैसा नहीं देगा नेटो में, ठीक है? तो इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन आया था, इतनी चीजें चल रही थी नेटो के साथ। समझ आ रहा है क्यों आया था क्वेश्चन? इतनी डिटेल चल रही थी। अब देखो, और एक और चीज हुई थी, अगर आप ध्यान दो तो, स्वीडन के बारे में सबने सुना ही है ना? स्वीडन कंट्री जो है, तो स्वीडन एक न्यूट्रल स्टेट है। न्यूट्रल स्टेट का मतलब समझते हो? हाँ, किसी का अलायंस नहीं है। न्यूट्रल मतलब कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई कुछ करे हमको किसी की साइड नहीं लेनी है। तभी कुछ कंट्री, जिनेवा नाम सुना होगा, जिनेवा कंट्री, वो जिनेवा का नाम सुना होगा। हाँ, तो जिनेवा में पीस टॉक्स होती हैं, सुना होगा आपने, है ना? क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट मानता है अपने आप को कि हम न्यूट्रल हैं, ठीक है? वो कहता है हम न्यूट्रल हैं, तो आप हमारे यहाँ आके बात कर लो, नॉर्मली ये होता है। तो न्यूट्रल स्टेट, एक स्वीडन भी न्यूट्रल स्टेट था, लेकिन 2024 में स्वीडन नेटो का पार्ट बन गया, ठीक है? जैसे ही वो 2024 में नेटो का पार्ट बना, तो बहुत बड़ी न्यूज हो गई, क्योंकि स्वीडन एक न्यूट्रल स्टेट था, जिसने जो नेटो का पार्ट बना, क्यों बना? कि स्वीडन भी डर चुका था कि अगर रशियन अटैक होता है तो हमारा क्या होगा, है ना? अब आपको अभी ये लग रहा होगा क्लास में बैठ के कि कितनी अजीब सी बात है, रशिया क्यों अटैक करेगा करेगा, बट यही जीरो पॉलिटिक्स चलती है, हिस्ट्री है उनकी भी। जैसे हमको डर लगता है पाकिस्तान अटैक करेगा, उनका है कि रशिया अटैक करेगा, कोरली बहुत अलग है, बट मोटा माटी है। तो स्वीडन ने भी ज्वाइन किया 2024 में, तो इस बेस पे उन्होंने नेटो से क्वेश्चन पूछा। समझ रहे? देखो, आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हम अगर पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आप ढूंढ ही लोगे, 100 जगह से ढूंढ लोगे। हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन आया है तो क्यों आ रहा है, और उसके बेस पे अगले साल कैसा क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, ठीक है? कैसी चीजें यूपीएससी पूछ सकता है, जैसे मेंबर पूछ लिया इस बार, है ना? नेटो से बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आर्टिकल 10 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्टिकल 5 से पूछ सकते हैं। ये बोल सकते हैं ना कि आर्टिकल 5 में ये लिखा है नेटो के, नेटो का एम ये है, नेटो का ऑब्जेक्टिव ये है, ये पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है? पर आप देखो, ये 6 कंट्री पूछी,
अब हम दो तीन चीजें और न्यूज में है अभी, अगर आप देखोगे तो और क्या क्या न्यूज में है अब। जैसे नेटो है, तो नेटो के साथ अभी दो तीन चीजें और न्यूज में आ रही है, नेटो प्लस। वो तो ठीक है, पर नेटो प्लस सुना है किसी ने? तो अब ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर यूपीएससी नेटो से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है नेटो से एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले कुछ टाइम में, या नेटो प्लस से, क्योंकि नेटो प्लस में कि अभी यूएस में बात चली थी कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाना चाहिए। नेटो प्लस का मतलब ये नेटो कंट्रीज प्लस कुछ और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो नेटो का पार्ट नहीं है, उनको साथ लाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, जापान इसका पार्ट है नेटो प्लस का, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो जीसीसी है। जीसीसी पढ़ा है सबने? पढ़ा है ना, वो भी न्यूज में है अभी। तो देखो उसके मेंबर पूछ लेगा यूपीएससी, है ना। समझ रहे हो कैसे पूछ रहे? ओपेक के पूछ लेगा। ओपेक पता है सबको? ठीक है। ओपेक प्लस पता है सबको? तो इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी, ठीक है। समझ रहे हो कैसे देखना है हमको? हमने देखा कि एक ग्रुपिंग से क्वेश्चन आया था, अब हमें देखना है कि बाकी और कौन सी ग्रुपिंग है जो न्यूज में चल रही है, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? और बाकी अगले साल हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाए कि स्टेटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन दे और 3 स्टेटमेंट दे दे उनके बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज में है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर देखो। जैसे और कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे नेटो है, जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया नेटो का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया नेटो का मेंबर नहीं है। पूरे नेटो में ए नाम से सिर्फ एक कंट्री है, अल्बानिया, बस ये है कंट्री ए नाम से, बस। और कोई नहीं नेटो के मेंबर ए नाम से, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ अपनी टेक्निक बना सकते हो कि आपने देखा कि नेटो की कंट्री देखी तो देखा ए नाम से एक ही कंट्री है, अब इसके अलावा जो भी आएगी नेटो की मेंबर नहीं होगी, ठीक है। ये 2-3 ट्रिक्स होती हैं, अपने आप भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो क्या देखना है हमें? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओनली 5? नहीं नहीं यार, ओनली 3 है इसका आंसर। इसका आंसर ओनली 3 है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, इसका आंसर ओनली 3 है। इसमें इसमें स्वीडन तुम्हारा सही है, इसमें तुम्हारा क्रोएशिया सही है, और सर्बिया नहीं, बुल्गारिया सही है। ओनली 5, हाँ। 5 का 3 ना, हाँ ठीक है। हाँ, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर नहीं, स्वीडन है, उससे पहले फिनलैंड भी बना था मेंबर इसका, ठीक है। अभी यूक्रेन से बात चल रही है, यूक्रेन से बात चल रही, लड़ाई हो गई है, और बाकी जॉर्जिया वगैरह भी बात कर रहे हैं, पर जॉर्जिया मुश्किल ही करेगा, ठीक है। इसके बाद हम कल करेंगे। बस समझ आ रहा है धीरे धीरे कि क्या कैसे हम करना चाह रहे हैं, क्या अप्रोच। इनमें से देख, ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है, ठीक है, सर्बिया मेंबर नहीं है, क्या नॉर्थ मैसिडोनिया, मतलब क्या बोल कहाँ है कंट्री है ऐसा? मैप पे देखो ना यार, मैप वर्ल्ड मैप नहीं है क्या यहाँ पे? है नहीं, वर्ल्ड मैप लगा लो एक बार, मतलब फिजिकल। कौन सा? हाँ, नॉर्थ मैसिडोनिया मेंबर है। अरे यार, तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी आती है देख देख के। क्रोएशिया मेंबर है, ठीक है, स्वीडन मेंबर है, और नॉर्थ मैसिडोनिया मेंबर है। अच्छा, बल्गेरिया भी है। हाँ, तो ओनली, तब ओनली क्या हो गया? ओनली 2 हो गया ना खाली, ओनली ओनली 4 हो गया। हाँ, ओनली 4 हो गया। कुछ तो गलत कर रहा हूँ, हाँ ओनली 4 हो गया इसका। पर वही ये मेंबर याद करने हैं, ठीक है। वो मेंबर आप कहानी से भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने बताई स्वीडन की कहानी, एक अच्छी कहानी है ना कि न्यूट्रल स्टेट था, मेंबर बन गया। इससे पहले आप रट रहे हो थोड़ा, आप लेटेस्ट मेंबर का आप ये देख सकते हो कि लेटेस्ट मेंबर ने ज्वाइन क्यों किया है। कि कोई भी लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन करेगा, उसका ज्वाइन करने का कोई पर्पस होगा, किसी पर्पस से उसने ज्वाइन करा होगा ना, तो वो ध्यान रखना है आपको हमेशा।